डियर स्टूडेंट, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 जैसे कि हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन चल रहा है और हम उसमें पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बच्चों, इसकी जो प्रक्रिया होती है इसको हिंदी में श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। और श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो है बच्चों वो 2 चरणों में पूरी होती है। यानी इसके 2 चरण हैं, जिसमें पहला चरण बच्चों निःश्वसन और दूसरा चरण निःश्वसन है। निःश्वसन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, यानी बाहर से वायु को अंदर की ओर ग्रहण करना। और निःश्वसन में बच्चों इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं, यानी अंदर की वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालना। तो आइए हम पहली प्रक्रिया निःश्वसन के बारे में जानते हैं। इस क्रिया में हम बच्चों पर्यावरण से शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन को नासिका रंध्रों, नासिका मतलब आपकी नोज़, तो नासिका रंध्रों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और ये शुद्ध वायु फिर फेफड़ों में पहुंचती है। जब ये शुद्ध वायु आपकी फेफड़ों में पहुंचती है बच्चों, तो जो आपकी बॉडी में पसलियां हैं वो किससे जुड़ी हैं? पेशियों से जुड़ी हैं। तंतुपट की पेशियों से जुड़ी रहती हैं। और जैसे ही वायु फेफड़ों में पहुंचती है तो पसलियों की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। और तंतुपट की पेशियां सिकुड़ती हैं तो तंतुपट चपटा हो जाता है और जो हमारी पेशियां हैं वो ऊपर की ओर, पसलियां जो है बच्चों ऊपर की ओर आगे उठ जाती हैं। जैसे आप सांस लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि सांस हमारी फेफड़ों के अंदर गई और जो पेशियां हैं डायाफ्राम, तंतुपट को डायाफ्राम कहते हैं, और जो डायाफ्राम की पेशियां हैं बच्चों वो सिकुड़ती हैं और पसलियां ऊपर की ओर आगे बढ़ जाती हैं। तो वक्ष गुहा का जो वक्ष गुहा का जो मतलब जगह है वो बढ़ जाती है। वक्ष गुहा का आयतन आपका बढ़ जाता है। और जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो फेफड़ों के फूलने के कारण फेफड़ों के अंदर की वायु का दाब बच्चों कम हो जाता है, जिसके कारण वायु के दाब को पूरा करने के लिए शुद्ध वायु नासिका रंध्रों एवं श्वास नली के जरिए फेफड़ों में भर जाती है। जब वायु फेफड़ों में भर जाती है तो वो वायु कोशों के जरिए, जो वायु कोशों में ऑक्सीजन गैस भरी है वो रुधिर के कोशिकाओं के संपर्क में आती है और रुधिर केशिकाओं के संपर्क से वो विसरण के माध्यम द्वारा आपके पूरे शरीर में रुधिर में मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों निःश्वसन कहलाता है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम पर्यावरण से शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं तो शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है। किसके द्वारा? नासिका रंध्रों के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है। वहाँ पर पसलियाँ पेशियों से जुड़ी होती हैं और पेशियाँ संकुचन के कारण जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है और पसलियाँ आगे की ओर बढ़ जाती हैं। पसलियों के आगे की ओर बढ़ जाने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंच जाती है और फिर वो वायु कोशों से वहां से रुधिर केशिकाओं के संपर्क में आकर विसरण के माध्यम से पूरे रुधिर में मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों निःश्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन। इस क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो उसके बाद जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आती है वो फेफड़ों के ज़रिए बाहर निकलती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो पसलियाँ होती हैं वो वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं। डायफ्राम वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, पसलियाँ पीछे की ओर आती हैं। तो वक्ष का आयतन कैसा होगा? जब पीछे की ओर आएंगी तो कम हो जाएगा और फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फेफड़ों में भरी होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं और इसे निष्क्रिय निःश्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि जब जीव यानी मनुष्य
परिश्रम करता है, दौड़ता है और लंबी सांस लेता है तो अंतःश्वसन की गति तीव्र हो जाती है। इस समय सक्रिय निःश्वसन होता है। तो अंतःश्वसन हुआ आपका सक्रिय निःश्वसन और जो आपका निःश्वसन है वो हुआ निष्क्रिय निःश्वसन। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से तैयार करके इसका डायग्राम भी सीखेंगे। थैंक यू।